हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स के सैनी एमआईसी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान और बहुविकल्पी एमसीक्यू 20 प्रश्नों का संग्रह आपके सामने लेकर के आया हूं, क्योंकि आपकी परीक्षा में 20 ऑब्जेक्टिव ओएमआर सेट पर प्रैक्टिस आप करते हैं। तो ओएमआर सेट पे ये 20 प्रश्न आपको हल करने होंगे, जिसको कंप्यूटर चेक करता है। तो आपसे गलतियां ना हो जाए, तो इससे संबंधित आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कराने वाले हैं। देखिए, जो सबसे पहला प्रश्न क्या है कि फ्रांस की क्रांति हुई, यानी फ्रांस की क्रांति कब हुई। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा कठिन है अगर वो अध्ययन नहीं करते हैं तो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही है। कुछ इसका डिटेल हम बताएं। इस क्रांति की जो शुरुआत है 14 जुलाई 1789 को पेरिस के बैस्टिल किले पर हमले के साथ हुई थी। यानी पेरिस के जो बैस्टिल किला था उस पे हमले के साथ 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई। तो ऑप्शन बी आपका सही है। प्रश्न नंबर दूसरा, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन बी सही है। ऑटोवान बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी जर्मनी के एकीकरण में। प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ चलते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन सी सही है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसका कुछ नोट है। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोपाल तेजपाल संस्कृत कॉलेज में मुंबई में हुई थी, जिसमें 72 प्रतिनिधि सदस्य शामिल थे। यानी हम कह सकते हैं 1885 में 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। लेकिन पुस्तक कहां हुई थी तो मैं थोड़ा सा उसकी डिटेल बता दिया हूं। गोपाल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर चौथे की तरफ चलते हैं। करो या मरो का नारा किसका था। तो ऑप्शन बी सही है। महात्मा गांधी का नारा था करो या मरो। महात्मा गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान में दिए गए अपने भारत छोड़ो भाषण में करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो भाषण में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में दिया था। नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न, जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलवाई। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड थी उसमें गोली किसने चलाई। तो ऑप्शन डी सही है। जो जनरल डायर थे इन्होंने ही गोलियां चलवाई थी। कुछ डिटेल इसका है। 13 अप्रैल 1919 को, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी। तो 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। एक प्रश्न और यहां बन गया। और कहां हुई थी तो अमृतसर में। और कहा जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए करीब 5000 लोगों पर अंग्रेजी फौज ने गोलियां चलाई थी। यानी वहां पे जो बाग में 5000 लोग भीड़ में इकट्ठे थे और अंग्रेजों ने उस पर गोलियां चलाई और गोलीबारी में 379 लोग मारे गए और हजारों लोग घायल थे। यानी हम कह सकते हैं 1919 में जो ये गोली हत्याकांड हुई जिसमें 379 लोग वही मौत के घाट उतर गए और बाकी हजारों लोग घायल हो गए और इस भीड़ में कम से कम 5000 लोग शामिल थे 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में संघीय सरकार को कहते हैं, संघीय सरकार को कहते हैं तो ऑप्शन ये सही है आपका केंद्र सरकार। सो सेंट्रल गवर्नमेंट संघीय सरकार इसको कहते हैं। बाकी सब एक ही है, प्रांतीय राज्य स्थानीय सरकारें सब एक ही है। तो ऑप्शन ए आपका सही है। भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी। तो सी ऑप्शन सही है 1992 में। इस तरह का जो ऑप्शन दिया इसमें 1992 में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। लेकिन इसका कुछ डिटेल मैं आपको बता दूं कि अगर किस तरह से कहीं घुमा करके प्रश्न करता है
तो आप वहां पे फंसेंगे नहीं। आइए चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। भारत में पंचायती राज की शुरुआत की बात करें तो 2 अक्टूबर 1959। अगर 1959, 60, 61, 62 ऑप्शन देता है तो वहां पे आप क्या लगाएंगे? 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। लेकिन कहानी कुछ और है। अगर बात करते कहां से शुरुआत हुई थी तो राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में हुई थी। यानी राजस्थान के नागौर जिले में बगदरी गांव में पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी। हालांकि इसे संवैधानिक मान्यता 1992 के 73वें संविधान संशोधन के जरिए मिली थी। ये देखिए, अब आगे ना 1992 का क्या उद्देश्य है आपको यहां पे बताएं कि यानी इसे संवैधानिक मान्यता 1992 के 73वें संविधान संशोधन के जरिए मिली थी। और यह संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। इस वजह से हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये जान लीजिए, अक्सर ये इसमें बहुत सारे प्रश्न आपके बन गए। यानी 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 73वें संशोधन में, किस संशोधन में? तो 73वें संशोधन में किस सन में? 1992 में। तो उस हिसाब से 1992 ऑप्शन सही था। ऐसे भी पूछता है शुरुआत कब हुई तो 2 अक्टूबर 1959। कहां? राजस्थान। किस जिले में? नारौरा। किस गांव में? बगदरी गांव में। आइए, निम्नलिखित में से संघीय सूची का विषय है, मतलब कह सकते हैं यह केंद्र सरकार का विषय कौन सा है? इसमें ऑप्शन 4 दिए हैं तो ऑप्शन ए सही है, जो रक्षा, जैसे रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह के पास है तो रक्षा यह केंद्र सरकार का विषय है, राज्य सरकार का विषय नहीं है। जो शिक्षा और समवर्ती सूची में आता है, राज्य और केंद्र का दोनों आता है। आइए संघ सूची में क्या क्या शामिल है उसकी भी हम बात कर लेते हैं कि कहीं इसमें से कोई उठा करके दे दे तो आप वहां पे ना फंसे। मुख्य विषय हम देख सकते हैं रक्षा, विदेशी मामले, मुद्रा और सिक्का, युद्ध और शांति, परमाणु ऊर्जा, राष्ट्रीय संसाधन, रेलवे, पोस्ट और टेलीग्राफ, नागरिकता, नेविगेशन और शिपिंग, विदेशी व्यापार, अंतरराज्य व्यापार और वाणिज्य, बैंकिंग, बीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, जनगणना, चुनाव, उच्च शिक्षा के संस्थान, अन्य। यानी ये सारे यह जो अंग है यह केंद्र के अधीन आता है, ये संघ के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से हमने देखा कि संघ सूची के अंतर्गत कौन कौन से बिंदु आते हैं, तो ये सारे आते हैं। इसमें से अगर कोई एक दो उठा दिया वहां आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए इसको मैंने डिटेल कर दिया। हिंदी किस प्रकार का भाषा है? तो हिंदी भारत में राजभाषा है। राजभाषा का मतलब है कि सर्वाधिक लोगों पे कौन सी भाषा राज करती है, यानी कौन सी भाषा बोली जाती है। तो भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी, इसीलिए इसको राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इसे राजभाषा के रूप में हम जानते हैं। प्रश्न नंबर 10वें की तरफ चलते हैं। भारत में कुल कितने केंद्र शासित राज्य हैं? तो 28 हम कह सकते हैं, केंद्र शासित 8 हैं। यानी भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, इसलिए ऑप्शन बी सही है। 8 केंद्र शासित और 28 आपके राज्य हैं। तो इस तरह से ये कक्षा 10 के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से बनाया गया है, जो इस बार 2025 बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो अगर आप नए चैनल पे हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। नेक्स्ट, पर्वतों पर मृदा अपर्दन का साधन है। मृदा मतलब मट्टियों के अपर्दन, अपर्दन मतलब उसको खुरेचना, उसको मतलब उजाड़ना, एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाना, अपर्दन। तो हम कह सकते हैं कि ये सभी यानी हिम के द्वारा, यानी अगर हिम पर्वतों से हो करके गिरता है तो अपने साथ जो पर्वतों के जो कुछ अंश है, भाग है, उसको तोड़ करके अपने साथ लेकर के बहा करके जाता है।
पवन के भी द्वारा घर्षण होता है, जल के भी द्वारा। ऑप्शन ए डी सही आपका। सभी परतों पर मृदा अपरदन का साधन है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक संसाधन है? तो अजैविक संसाधन की अगर हम बात करें तो ये आपका ऑप्शन बी है, चट्टान। जिसमें जीव नहीं है वो अजैविक है। आइए हम बात करते हैं अजैविक संसाधन के कुछ उदाहरण। जो आपका जल है, हवा है, मिट्टी है, धूप है और खनिज है, ये सब अजैविक संसाधन है। ये सब अजैविक संसाधन है। इसमें से कुछ भी देकर के आपको घुमा सकता है। तो अजैविक संसाधन के उदाहरण है, इसलिए यहां पे चट्टान जो है अजैविक, ये मिट्टी चट्टान हम कह सकते हैं ये अजैविक संसाधन है। जैविक संसाधन क्या होता है भाई? उसके भी कुछ उदाहरण आपको देखने को यहां पे मिल सकता है। तो वन है, पशु है, पक्षी है, समुद्री जीव, यानी हम कह सकते हैं जिसमें जीव है वही है आपका जैविक, और जिसमें जीव नहीं है वो है आपका अजैविक। तो सही उत्तर आपका बी, चट्टाने सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं, चिपको आंदोलन संबंधित है। तो चिपको आंदोलन जो संबंधित है वो वन संरक्षण से, ये चिपको आंदोलन संबंधित है। 1773 में चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा यह चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। पूछता चिपको आंदोलन के जनक कौन है? तो अक्सर आपको सुंदरलाल बहुगुणा का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। अगर दोनों दे दस्ती दोनों सही है तो आप देखेंगे चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा दोनों यह वन संरक्षण यानी चिपको आंदोलन से संबंधित है। प्रश्न नंबर हम 14वें की तरफ चलते हैं। कार्बेट राष्ट्रीय पार्क स्थित है, और कार्बेट राष्ट्रीय पार्क स्थित है, ऑप्शन डी सही है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय पार्क है। इसका कुछ डिटेल आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। नैनीताल जिले में स्थित है। यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा प्रश्न आपको मिल गया। तीसरा, इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। तीसरा प्रश्न मिले, इसका नाम हैली राष्ट्रीय उद्यान था। पहले इसका नाम हैली राष्ट्रीय उद्यान था। 4 प्रश्न मिल गया। और 1957 में प्रसिद्ध संरक्षणवादी जिम कार्बेट की याद में इसका नाम बदल करके जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं जिम कार्बेट से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपको यहां पे मिल गए। आइए हम चलते हैं प्रश्न नंबर 15। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? टिहरी बांध किस नदी पे स्थित है? तो यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूजन आपको पड़ रहा है कि गंगा गंगा गंगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो उत्तराखंड से गंगा नदी निकलती है तो उसे हम गंगा के नाम से नहीं जानते हैं। यहाँ पे एक गोमुख पर्वत है, यहाँ से जो उत्तर काशी जिला से निकलती है, तो यहाँ पे इसका नाम यहाँ से भागीरथी, और एक आती है नदी भिलांगना, ये भिलांगना नदी आती है। तो यहीं पे यह टिहरी बांध बनाया गया है, और गंगा तो आगे के बाद से इसकी शुरुआत होती है। गंगा का नाम आगे से शुरुआत होती है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन आपका सी सही है, भागीरथी नदी पर टिहरी बांध परियोजना बनाया गया। अगर भागीरथी नदी ना होता तो हम गंगा की बात कर सकते हैं। ये जहां मिलती है वहां होता है गोविंद प्रयाग। यहां जो मिलती है ये यानी भागीरथी और भिलांगना नदी जहां पे मिलती है वहां गोविंद प्रयाग उसको बोलते हैं। और यही गोविंद प्रयाग पे यह टिहरी जो बांध परियोजना है उत्तराखंड में स्थित है। यही है टिहरी बांध। तो हम कह सकते हैं ये भिलांगना नदी पे स्थित है, और इसे आगे गंगा के नाम से जानते हैं। अगर गंगा नदी का डिटेल वीडियो देखना है तो कहिए गंगा नदी बाई एस.के. सैनी एमआईसी देवरिया। आपको पूरा इतना जबरदस्त गंगा नदी पे वीडियो है तो आप देखेंगे कुछ भी नहीं छूट सकता है आपको गंगा नदी से। तो ऑप्शन सी सही है, भागीरथी नदी पर टिहरी बांध परियोजना बनाई गई है।
बहुत सारे लोग गंगा नदी को लगाएंगे, लेकिन भागीरथी नदी पे, क्योंकि भागीरथी यहां से यहाँ पे इसको जाह्नवी नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो गोमुख पर्वत है उसके बाद से इसे भागीरथी और भिलांगना नदी जहां पे मिलती है गोविंद प्रयाग, वही टिहरी बाग परियोजना का निर्माण किया गया है, इसलिए भागीरथी नदी। नेक्स्ट, किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? इनमें से हम बात करते हैं, इनमें से तो देखे तो सबसे अधिक राज्य तेलंगाना की, उसको दिल्ली की है, इसके बाद हरियाणा। तो ऑप्शन इसमें क्या है? न तेलंगाना है न दिल्ली है, हरियाणा है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, हरियाणा। इसमें जो सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय है हरियाणा का, इसमें तेलंगाना होता तो लगाते, दिल्ली होता तो लगाते, है नहीं, हरियाणा है, तो इसलिए हरियाणा को मैंने लगा दिया। ये मैंने क्रम से बताया है कि सबसे अधिक एक नंबर पे 2, 3, 4, 5 आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है? तो स्वाभाविक है कि केरल में जो साक्षरता दर काफी है, केरल में साक्षरता दर सर्वाधिक है। अब 18 नंबर पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन उत्पाद का साधन है? उत्पाद का साधन है तो हम कह सकते हैं ये पूंजी है। पूंजी, भूमि, भवन, पूंजी, श्रमिक और साहस, ये उत्पादन के जो स्रोत है। तो यहां पे आप देख सकते हैं, तो पूंजी, कैपिटल जो है उत्पादन का एक साधन है। तो ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट, भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य करता है तो केंद्र सरकार मुद्रा जारी करने का काम करता है। अरे सॉरी, यहां तो भारतीय रिजर्व बैंक है, एक मिनट, सॉरी हमें ध्यान नहीं आया है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी जो कागज के नोट, मैं आपको बता दूं, भारतीय रिजर्व ऑप्शन सही है। 1 अप्रैल हम कह सकते हैं 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी, लेकिन उसको स्थानांतरित कर 1937 में वो बॉम्बे कर दिया गया। वर्तमान में आरबीआई का जो हेड ऑफिस है वो बॉम्बे में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो हेड ऑफिस कहां पे? बॉम्बे में। तो यह है आरबीआई 2 रुपए के नोट से लेकर 2 से लेकर के वर्तमान में 1000 यानी 1000 नहीं सॉरी 2000 से लेकर के 500, 1000 का नोट बंद हो गया, दिमाग से उतर गया। 2 रुपया से लेकर के 500 रुपए का नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा छापा जाता है और 1 रुपये का नोट और समस्त सिक्के, जो समस्त क्वाइन होते हैं, वो केंद्र सरकार के द्वारा छापाता है। यानी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा 1 रुपये का नोट एवं समस्त सिक्के भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा छापा जाता है और 2 रुपया से लेकर के 500 तक का नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा छापा जाता है। लेकिन पूरा हिसाब किताब चलाने का जो माध्यम है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई बैंकों का बैंक है। 20वें नंबर की तरफ चलते हैं कि सेवाओं को किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? सेवा स्वाभाविक है, ऑप्शन सी सही है। सेवा, मैं बता दूं प्राथमिक सेक्टर में क्या आता है? प्राइमरी सेक्टर एक पूछता है कि सबसे अधिक रोजगार किस सेक्टर में मिल सकता है, तो सबसे अधिक रोजगार की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर में। सबसे अधिक राष्ट्रीय आय किस सेक्टर में मिल सकता है? तो तृतीयक से, ध्यान रखिएगा, तृतीयक सेक्टर में हम कह सकते हैं, जो तृतीय सेक्टर में है वो सबसे अधिक इनकम हम कह सकते हैं, राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा अगर योगदान की बात करें तो तृतीयक सेक्टर है। और सबसे ज्यादा रोजगार अगर हम बात करें तो प्राथमिक सेक्टर में। अब प्राथमिक सेक्टर में क्या होता है? जैसे आखेट मतलब शिकार करना, हम कह सकते हैं मछली पकड़ना, हम कह सकते हैं कि कृषि, जंगलों से लकड़ी काटना, हम कह सकते हैं जंगलों से लकड़ी काटना, ये सब क्या है? प्राथमिक क्रिया है। ये सब क्या है? खनन, यानी हम खनन यानी खनिज निकालना है, ये सब प्राथमिक क्रिया है। लेकिन ध्यान सुनिएगा, लेकिन अगर इसी को विनिर्माण, जैसे मान लीजिए
अगर हम किसी गन्ना की कर रहे हैं तो गन्ना से चीनी बना दिए, गन्ना से चीनी बना दिए तो यह द्वितीय क्रिया के अंतर्गत आ जाएगी। चीनी बना दिए तो द्वितीय क्रिया के अंतर्गत आ गई। मिट्टी से बर्तन बना दिए तो द्वितीय क्रिया के अंतर्गत आ गई। ये जंगल लकड़ी से सोफा, फर्नीचर, मकान के बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आदि हमने बना दिया, कुर्सी, सब द्वितीय क्रिया में आ गया। कपास, प्राथमिक क्रिया, उसे कपड़ा बना दिया, द्वितीय क्रिया। सेवा सेक्टर, सेवा यानी उत्पादित वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान के माध्यम से पहुंचाना, इसमें सर्विस, सेवा, सर्विस यानी को तृतीय सेक्टर। तो सेवाओं को तृतीय सेक्टर में शामिल किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। आज के लिए इतना, धन्यवाद।